नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत। पढ़ रहे थे हम बाजार संतुलन। बाजार संतुलन में हमने संतुलन के बारे में पढ़ा, हमने अधिमांग के बारे में पढ़ा और अधिपूर्ति के बारे में पढ़ा। इन चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा है और आज देखेंगे हम श्रम बाजार की बात करेंगे। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण जो है वो किस तरह से होता है उस चीज को देखेंगे। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण। श्रम बाजार में मजदूरी के निर्धारण की जब भी बात करेंगे तो दो तरह के बाजार की बात आती है बेटा। एक तो श्रम बाजार और दूसरा आता है वस्तु बाजार। श्रम बाजार और वस्तु बाजार में जो है इनके सोर्स जो है उनमें मेन डिफरेंस है कि श्रम कहाँ से प्राप्त होता है और वस्तुएं जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं। देखिए, दो क्षेत्रों की बात हम कर रहे थे। एक तो फर्म की बात कर रहे थे या व्यापारिक क्षेत्र जिसको हम कह रहे हैं, दूसरा हम कह रहे थे परिवार क्षेत्र। श्रम बाजार की बात करें तो श्रम जो है हमको कहाँ से प्राप्त होता है? श्रम प्राप्त होता है हमको परिवार से। जरूरत किसको पड़ती है? फर्मों। वस्तु बाजार में जो मांग होती है, वस्तुओं की मांग, वस्तु हमको कहां से प्राप्त होंगी? फर्म से। और मांग किसको होगी? परिवार को। यानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं श्रम बाजार और वस्तु बाजार। किस सेंस में देखें तो इनके सोर्स जो हैं वो श्रम कहां से प्राप्त होता है और वस्तु कहां से प्राप्त होती है। श्रम प्राप्त होगा हमको परिवार से और वस्तुएं प्राप्त होंगी हमको फर्म से, क्योंकि फर्म जो है वस्तुओं का उत्पादन करेंगी और श्रम जो है का उत्पादन होगा वो कहाँ पे होगा? परिवार में होगा। अब उसकी बात करते हैं कि श्रम का अभिप्राय जो है, श्रम का मतलब जो है उसका क्या है। श्रम का मतलब क्या है? श्रम को निर्धारण कैसे करेंगे? मजदूरी का निर्धारण करेंगे कि भाई श्रम का मतलब ये है कितने मजदूर हैं? नहीं, श्रम का मतलब ये है कि काम करने वाले जो घंटे हैं कि वर्किंग आवर्स जो हैं वो कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। मजदूर ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन वो मजदूरों की जो काम करने के घंटे हैं उन पे डिपेंड करता है कि श्रम हमने कितना उपलब्ध करवाया है। यानी श्रम, मुख्य बात जो है वो श्रम की है वो है क्या? काम के घंटे, ना कि श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट हमारे काम के घंटे हैं। इस चीज को दिमाग में रखना। अब बात करते हैं मजदूरी दर का निर्धारण जो है वो कहां पे होता है। इसमें श्रम बाजार में मजदूरी दर के निर्धारण की बात करेंगे तो वो कहां पे होता है? वो होता है जहां श्रम बाजार का या श्रम का मांग और पूर्ति का वक्र बनेगा। मांग और पूर्ति, जैसे वस्तुओं में होता है मांग और पूर्ति, इसी तरह से श्रम बाजार में भी होगा मांग और पूर्ति। और मांग और पूर्ति का जो वक्र बनेगा वहां पे उस वक्र से हम डिसाइड करेंगे कि मजदूरी दर जो है वो कितनी निर्धारित होगी। मजदूरी दर। बाजार में हमने संतुलन की बात की थी तो वहां पे हमने कहा था बाजार संतुलन कहां पे होता था बेटा? जहां पे मांग और पूर्ति वक्र जो है एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पे जो है हमारा बाजार संतुलन होता है। तो मांग और पूर्ति मजदूरी के संदर्भ में जब देखेंगे तो मजदूरी की या श्रम की जो भी मांग है और जितनी भी पूर्ति है, इन दोनों के वक्र जहां पर काटेंगे वहां पे मजदूरी दर का निर्धारण होगा। उससे ज्यादा जाने पे क्या होगा, उससे कम जाने पे क्या होगा, जैसे वस्तु और सेवाओं में बात की थी उसी तरह की बात जो है हम यहाँ पे करेंगे। एक बात मान लेते हैं कि यहाँ पे जब बात केवल श्रम की हो रही है तो एक बात अज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो हमारे परिवर्ती कारक हैं, हमने वहां पे देखा था ना परिवर्ती कारक, श्रम की बात की थी हमने, तो यहाँ पे परिवर्ती कारक जो हैं वो केवल एक मान के चलते हैं कि मान लीजिए हमने इस मार्केट में परिवर्ती कारक उस फर्म के लिए केवल एक है श्रम,
और ये अकेला परिवर्ती कारक है, इसमें केवल चेंज हो रहा है, बाकी किसी भी कारक में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस बात को देखें आप। और एक बात मान के चलिए कि श्रम बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, ये भी आप कंफर्म करें। श्रम बाजार में ये मान के चलें पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, फुल कंपटीशन की स्थिति बनती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, यानी श्रम बाजार में श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और फर्म को ज़रूरत भी है। ये जैसे वस्तुओं में होता है ना, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें मांग और पूर्ति बहुत ज़्यादा होती है। श्रम बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात होती है। और इस श्रम बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगी तो जिस फर्म की बात हम करेंगे वो फर्म जो है उसका उद्देश्य वो भी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में करेगी और उसका उद्देश्य जो होगा वो अधिकतम लाभ कमाना होता है। इस फर्म का उद्देश्य क्या होगा बेटा? अधिकतम लाभ कमाना इस फर्म का उद्देश्य होगा। और इस फर्म में ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम लागू होता है, इस बात को भी कंफर्म कर लें आप। क्या लागू होता है? ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम। ह्रासमान सीमांत उत्पाद के नियम को हम पहले क्लियर कर चुके हैं और आप लोगों की डिमांड होगी तो उसको थोड़ा बहुत क्लियर बाद में और करवा देंगे। अब ह्रासमान सीमांत उपभोक्ता नियम जो इसमें लागू होगा तो कोई भी फर्म जो है उस बिंदु तक उपयोग करेगी श्रम का उपयोग कहां तक करेगी? उस बिंदु तक जहां पे श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से, सीमांत की बात जब आएगी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की बात आएगी, श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से, अब श्रम की अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेंगे तो उनको अतिरिक्त लागत प्राप्त होगी, अतिरिक्त लागत होगी। इसमें अतिरिक्त लागत जो होगी वो किसके बराबर होगी? अब जब श्रम लगाएगा अतिरिक्त लागत लगेगी तो वहां पर उधर उत्पादन भी तो बढ़ेगा ना बेटा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उस उत्पादन को बेचने पर उसको संप्राप्ति प्राप्त होगी और संप्राप्ति से उसको जो है ना लाभ प्राप्त होगा। यानी श्रम का उपयोग करेगा कि श्रम की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से उसको जो अतिरिक्त लागत हो रही है वो अतिरिक्त लागत इस अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा है ये, यानी वो कितने श्रम लगाएगा? वो लगाएगा जहां पे उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, अतिरिक्त लागत, वो अतिरिक्त लागत जो है वो अतिरिक्त लाभ के बराबर हो, अतिरिक्त लागत अतिरिक्त लाभ के बराबर हो। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसमें लागू होता है। वहां तक जो है वो अपने श्रमिक लगाएगा, उससे ज्यादा श्रमिक वो नहीं लगाएगा क्योंकि वहां पे लागत और बढ़ जाएगी और लागत बढ़ेगी तो उसको लाभ कम होने शुरू हो जाएंगे, इसलिए वहां पे और मजदूरों को नहीं लगाएगा और उससे कम भी नहीं लगाएगा क्योंकि उससे उसको लाभ कम प्राप्त होगा, क्योंकि प्रत्येक फर्म ये चाहती है कि उसका लाभ जो है वो अधिकतम हो। और इसकी अतिरिक्त इकाई की जो लागत है, अतिरिक्त इकाई की लागत है, उसको रेट ऑफ वेजेस कहते हैं या मजदूरी दर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? मजदूरी दर, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अक्सर डब्ल्यू से। इस बात को देखिए। अब ये चीज हमने क्लियर की कि अतिरिक्त इकाई की जो लागत है उसको हमने अभी बात की, उसको मजदूरी कहा हमने, और उसको अतिरिक्त इकाई से जो उत्पाद प्राप्त हुआ, यानी श्रम की अतिरिक्त इकाई से जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसको हमने कहा सीमांत उत्पाद। और इस उत्पाद को जब कहाँ पे बेचा? बाजार में बेचा। बाजार में बेचने पे क्या प्राप्त होता था? संप्राप्ति प्राप्त होती थी। क्या प्राप्त होती थी? संप्राप्ति। और एक इकाई बेचने पे जो संप्राप्ति होती है तो उसको कहते हैं हम सीमांत संप्राप्ति। क्या कहते हैं बेटा? सीमांत संप्राप्ति। अब इसके ग्राफ की बात करें, हम किस तरह से ग्राफ इसका बनाएंगे उस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लें। ग्राफ का मतलब इसकी मांग और पूर्ति का जो वक्र है वो किस तरह से बनेगा। अब देखिए, मांग और पूर्ति के वक्र में सबसे पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि कैसा मांग वक्र बनेगा, ढाल कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, किस तरह से होगा। यानी दो वक्र बनेंगे इसमें, एक तो बनेगा आपका डिमांड कर्व जिसको कहते हैं मांग वक्र, दूसरा बनेगा पूर्ति वक्र।
अब जैसे वस्तु और सेवाओं के मामले में हमने देखा था कि इस तरह से एक वक्र बनेगा, इस तरह से एक वक्र बनेगा। ये वक्र जो बन रहा था हमारा मांग वक्र था, यानी इसका ढाल ऋणात्मक था, ऊपर से नीचे गिरता हुआ। और ये वक्र जो था वस्तु और सेवाओं के मामले में ये पूर्ति वक्र था, ये इसका ढाल जो है वो धनात्मक था। ऋणात्मक होने का मतलब एक फैक्टर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो क्या मजदूरी के मामले में ये चीज लागू होती है क्या, इस चीज को हम देखेंगे। देखिए अब मजदूरी के मामले में एक क्लियर चीज है, एक बात सोच के चलिए आप लोग कि जब मजदूरी दर बढ़ती है, मजदूरी दर बढ़ती है, कहने का मतलब मान लीजिए पहले 150 रुपये में जो है एक मजदूर हमको मिल रहा था किसी भी हमारे काम के लिए। अब 150 रुपये में मजदूर मिल रहा था और अचानक मजदूरी दर जो है बढ़ के 250 रुपये हो गई। मजदूरी दर बढ़ के 250 रुपये हो गई तो पहले 150 रुपये में काम करवाने के लिए बहुत सारी फर्में तैयार थी। अब 250 रुपये होते ही फर्मों ने अपने हाथ वापस खींच लिए, भाई इस रेट पे हम काम नहीं करवाएंगे। यानी फर्म काम करवाने को तैयार नहीं है, काम करवाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मजदूरी की रेट 150 से बढ़ के 250 हो गई। मजदूरी की दर बढ़ते ही फर्में हाथ खींच लेती हैं वापस। कहने का मतलब मजदूरी की मांग जो है, श्रम की मांग जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। देखिए मजदूरी दर बढ़ी और श्रम की मांग हो गई कम। अब मान लीजिए 250 रुपये थी, 250 से घट के मजदूरी की दर हो गई 90 रुपीज। अब क्या करेंगे फर्म? अब कहेंगे अरे 90 रुपये में मिल रहे हैं भाई, 90 रुपये में मिल रहे हैं तो लाइए मजदूरों को लाइए। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि वहां पे आप जैसे ही मजदूरी दर घटती है वैसे ही वहां पे मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है। कहने का मतलब मांग वक्र जो है बिल्कुल जैसे वस्तु और सेवाओं का मांग वक्र था वैसा का वैसा मांग वक्र, यानी मजदूरी की दर बढ़ी तो मांग घटी और मजदूरी की दर घटी तो मांग बढ़ी। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, ऋणात्मक ढाल वाला, ऊपर से नीचे गिरता हुआ। और इसी तरह की बात पूर्ति के मामले में आती है। पूर्ति उपलब्ध कौन करवाएगा? परिवार क्षेत्र से होता है, यानी मजदूरों से। मान लीजिए 150 रुपये में कुछ मजदूर काम करने को तैयार थे, अब अचानक से मजदूरी दर हो गई कितनी, 250 रुपये हो गई। 250 रुपये होते मजदूर क्या सोचेंगे, अरे हम उपलब्ध हैं, हम काम करेंगे। तो जो घर पे बैठे हुए थे मजदूर वो भी मार्केट में आएंगे कि हमें 250 रुपये मिल रहे हैं, हम काम करेंगे। कहने का मतलब जैसे ही दर में वृद्धि हुई वैसे ही पूर्ति में वृद्धि हुई, पूर्ति में वृद्धि हुई। कहने का मतलब यहाँ पे जो संबंध था वो सीधा संबंध था। कैसा संबंध था? सीधा संबंध था। और जैसे ही 250 रुपये से घट के मान लीजिए 90 रुपये हो गई तो जो मजदूर काम पे लगे हुए थे बेटा वो क्या सोचेंगे, यार 250 रुपये मिल रहे थे पहले तो, और अब जो है ना 90 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो घर पे बैठ जाएंगे, 90 रुपये में काम नहीं करेंगे। यानी दर में कमी तो पूर्ति में कम। कहने का मतलब इसका जो ग्राफ है, इसका जो वक्र है पूर्ति वक्र, उसका ढाल जो है वो धनात्मक होगा, इस तरह से बनेगा। क्लियर है? देखिए अब जो है इसके वक्र की बात करते हैं, मांग वक्र इसका बना के देखते हैं। मांग वक्र बनाएंगे हम इस तरह से। क्लियर है? बड़ा सा बना लेते हैं, मोटी मोटी लाइनें खींचेंगे। आपका जो एक्स एक्स है उसके ऊपर हम देखेंगे मजदूरी की दर, जिसको मैं W से लिख रहा हूं, और यहां पे इसकी मात्रा, मजदूरी की मात्रा, सॉरी श्रम की मात्रा। और श्रम की मात्रा का मतलब मजदूरों की संख्या नहीं, एक तरह से कह सकते हैं श्रम के घंटे। शुरू में बात की थी श्रम के घंटे। अब हम बात करें, इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमने कहा मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा और पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ होगा। मांग वक्र जो है वो हम बनाएंगे, मांग वक्र बनाएंगे तो मान लीजिए यहाँ से हमारा मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे ऐसा, ये हो गया आपका डिमांड कर्व। और सप्लाई कर्व जो है वो यहाँ से बढ़ के, सॉरी,
ये आपका मांग वक्र था और ये जो है आपका पूर्ति वक्र। इसको लिखा हमने, ये मांग वक्र को डी लिखा और इस पूर्ति वक्र को जो है SS लिखा हमने। जैसा हमने कहा था कि जहां पे मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे का काटने का मतलब यहाँ पे इस बिंदु पर मांग की मात्रा और पूर्ति की मात्रा बराबर है। इस बिंदु को हमने ई से लिखा, इक्विलिब्रियम का है यानी संतुलन का बिंदु है, इसलिए किससे लिखा, ई से लिखा हमने। यहाँ पे आपका संतुलन प्राप्त होगा यानी यहाँ पे मजदूरी की दर निर्धारित होगी। यहाँ पे क्या निर्धारित होगी, मजदूरी की दर निर्धारित होगी इस बिंदु पे, ठीक है। ये आपकी वेज रेट है और इस बिंदु पर यहाँ पे जो है आपके श्रम के घंटे निर्धारित हो जाएंगे। और श्रम के घंटे निर्धारित हुए, मान लीजिए यहाँ पे L है, यानी इस L श्रम के घंटे, यहाँ पे मजदूरी का निर्धारण हुआ W पे, W1 आप कह सकते हैं, W2 आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब देखिए इस ग्राफ को थोड़ा सा हम अलग तरीके से देखें। मान लीजिए मजदूरी की दर बढ़ गई और यहाँ पे आ गई, मजदूरी की दर कहाँ पे आ गई, W से बढ़ के W1 आ गई। और W1 जब आएगी तो किस तरह से निर्धारण होगा, देखिए ये ग्राफ इधर आएगा, मजदूरी की दर यहाँ पे हुई, तो अब देखिए मजदूरी की दर W1 जब हुई तो यहाँ पे आपका D को यहाँ पे काट रहा है और S को यहाँ पे काट रहा है। यानी यहाँ पे इस साइड में कौन सा है, S वक्र या पूर्ति वक्र है, और इस साइड में कौन सा है, डिमांड वक्र है। यानी यहाँ पे इस स्थिति में पूर्ति का मान ज्यादा है। देखिए मजदूरी दर बढ़ी, मजदूरी दर बढ़ते ही क्या होगा, मजदूर कहेंगे हम काम करने को तैयार हैं, और मजदूर ज्यादा मार्केट में आए इसका मतलब उनकी पूर्ति बढ़ी। देखिए यहाँ पे आया आपका W से W1, तो पूर्ति का मान यहाँ पे है, मांग का मान यहाँ पे है। यानी ये जो कंडीशन है इसको मजदूर श्रम के संदर्भ में बात करें तो अधिपूर्ति की स्थिति है, जैसे वस्तुओं के संदर्भ में बात की थी। किसकी कंडीशन है ये, अधिपूर्ति है। पूर्ति की मान जो है वो मांग से ज्यादा है और पूर्ति का मान मांग से ज्यादा होगा, पूर्ति ज्यादा हो जाएगी तो फिर बहुत सारे मजदूर जो हैं काम करने को तैयार हो जाएंगे, दुनिया भर के मजदूर काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो फिर बहुत सारे मजदूर जो हैं वो कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। और हमने कहा था वहाँ पे जो है एडम स्मिथ वाले मामले में एक इनविजिबल हैंड काम करता है, एक अदृश्य हाथ काम करता है, एक अदृश्य शक्ति काम करती है। कहने का मतलब बाजार की शक्तियाँ इसमें भी काम करेंगी और जब बहुत सारे मजदूर होंगे काम करने के लिए और उतनी उस संदर्भ में मांग उतनी नहीं होगी, क्योंकि मांग के मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मांग उतनी नहीं होगी और पूर्ति ज़्यादा होगी, तो बहुत सारे मजदूर कम मजदूरी दर पर काम करने को तैयार होंगे और वापस से यहाँ पे आपकी वेज रेट जो है वो गिर के कहाँ पे आ जाएगी, W पे आ जाएगी और संतुलन की स्थिति वापस से प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है बेटा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका W से W1 हुआ और इसी तरह से W से घट के जो है आपकी मजदूरी दर कितनी हो गई, W2 हो गई। और W2 पे हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा उस चीज़ को देखिए, ये W2 पर हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब W2 पर एक बिंदु यहाँ पे ये आपकी पूर्ति है, ये पूर्ति है और ये मांग है। देखिए मजदूरी की दर गिरी है, मजदूरी की दर गिरते ही मजदूर घर बैठेंगे, उनको काम करने में वो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा क्योंकि पहले से कम हो गई। लेकिन फर्म के मामले में बिल्कुल उल्टा होगा। फर्म क्या चाहेगी, सस्ती दर पर हमको मजदूर मिलेंगे और सस्ते दर पर जब मजदूर मिलेंगे तो वहाँ पे मांग बढ़ जाएगी और पूर्ति जो है वो कम होगी। देखिए यहाँ पे इधर मांग वक्र है और इधर पूर्ति वक्र है। कहने का मतलब मांग ज़्यादा है और पूर्ति, और ये जो इतनी मात्रा है इसको कहते हैं बेटा अधिमांग की स्थिति। किसकी कहते हैं, अधिमांग की स्थिति कहते हैं। और अधिमांग में मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगी, तब जो है फर्म जो है वो क्या करेंगी, ज्यादा मजदूरी देने की कोशिश करेंगे कि हमारी मांग पूरी हो जाए।
क्योंकि उनको डिमांड ज़्यादा है, मजदूर नहीं मिल रहे, तो कुछ फर्में जो हैं अपनी पूर्ति करने के लिए, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनी मजदूरी की दर बढ़ा देंगी, और मजदूरी की दर बढ़ाने से हो सकता है उनको मजदूर मिल जाए। यानी कहने का मतलब आपकी वेज रेट जो है ऊपर बढ़ के वापस संतुलन पर आ जाएगी। ये मजदूरी दर का संतुलन है, एक तरह से श्रम बाजार में मजदूरी का संतुलन है। तो ये बात जो है वो आपकी आगे मजदूरी दर का निर्धारण श्रम बाजार में क्लियर है शायद। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। और बताएं आप लोग कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? आप फोन करके बता सकते हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अरे कमेंट में लिख दिया करो यार, है ना? कुछ लाइक वाइक भी कर दिया करो, शेयर वेयर मत करो। मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं, मुझे जो थोड़े से बच्चे हैं उनको पढ़ाना है। फिर भी सब्सक्राइब कर लोगे तो शायद नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। मेरी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाएगी, आपके ग्रुप में शेयर नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपको नोटिफिकेशन मिल गया और आप अपना काम शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं वस्तु और सेवाओं के मामले में मांग और पूर्ति में शिफ्ट। मांग और पूर्ति वक्र का जो है उसमें शिफ्ट, मांग व पूर्ति में शिफ्ट कैसे शिफ्ट करते हैं देखिए। इसमें पहली बात, मांग और पूर्ति के जो वक्र हैं उनमें शिफ्ट की बात करेंगे तो कुछ मान्यताओं की बात करेंगे। कौन कौन सी मान्यताएं जो हैं वो इसमें लेंगे। इसमें ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ताओं की रुचियां जो हैं वो स्थिर रहते हैं, उनके अधिमान जो हैं वो स्थिर रहते हैं, संबंधित वस्तुओं की जो कीमतें हैं उसमें चेंज नहीं होता है, उपभोक्ता की आय जो है वो नहीं बदलती है, टेक्नोलॉजी जो चल रही है, प्रौद्योगिकी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, बाजार का आकार जो है वो कोई नहीं चेंज हो रहा है, और उत्पादन में प्रयोग में आने वाले जो इनपुट्स हैं, आगत हैं, उसमें कोई फिलहाल चेंज नहीं हो रहा है। ये उनकी आगतों की जो कीमतें हैं वो भी स्थिर रहती हैं। तो फिर जो है वो किस तरह से मांग और पूर्ति वक्र में शिफ्ट होगा उसको हम देखेंगे। मांग और पूर्ति वक्र में शिफ्ट के संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं हम मांग में शिफ्ट। मांग में शिफ्ट में सीधे हम जो है ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ बना के जो है इसको बहुत क्लियरली हम समझेंगे और एक जो है ग्राफ हम बनाएंगे। मांग और पूर्ति का जो वक्र हम बना रहे थे बेटा, ये आपका ओरिजिन मूल बिंदु, ये आपका एक्स एक्सिस और ये जो है वाई एक्सिस। और मांग और पूर्ति के संदर्भ में बात कर रहे थे तो यहाँ पे लिख रहे थे हम उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा, और यहाँ पे आपका जो है कीमत, यहाँ पे प्राइस जिसको हम कह रहे हैं। अब यहाँ पे जो है हम मान लीजिए एक मांग वक्र हम बनाएंगे और पूर्ति वक्र बनाएंगे। संतुलन कहाँ पे प्राप्त होगा वो आपको पता लग जाएगा। मांग वक्र बनेगा आपका इस तरह से, मान लीजिए ये मांग वक्र आपका है, इसको हमने कहा dt, और ये जो है आपका पूर्ति वक्र है जिसको हमने कहा ss। ठीक है, ये मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र आपका दोनों, जहां पे हमने कहा बाजार संतुलन में ये चीज हमने क्लियर की थी, इसलिए फास्टली बताऊं कि यहाँ पे आपका पॉइंट ई जो होगा वहां पे आपका संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा, और संतुलन बिंदु पर ये संतुलन बिंदु पर मान लीजिए कीमतें आपकी पी प्राप्त हो गई, ये पी है, और संतुलन बिंदु पर ये आपका जो है उत्पादन की मात्रा आपकी Q, उत्पादन की मात्रा Q, ये आपका संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु पर कीमत P वस्तु की, और उत्पादन कितना कर रहा है इस पे
क्यू है। अब हमने कहा मांग में शिफ्ट, और मान लीजिए हमने मांग में शिफ्ट जो है वो राइट साइड जो है वो शिफ्ट हो गया, ये मांग वक्र आपका इस तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया, किस तरफ, इस तरफ शिफ्ट हो गया, और इस तरफ शिफ्ट होके मांग वक्र कहाँ पे आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया। ये आपका मांग वक्र शिफ्ट होके डी डी हमने लिखा था, इसको मान लीजिए हमने D1 लिखा है। और ध्यान रखिए यहाँ पे हमने मांग में शिफ्ट की है, यानी यहाँ पे ये मान लीजिए कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे केवल आपकी मांग में चेंज हो रहा है, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि मांग में वृद्धि हुई है। आपका मांग वक्र इधर से इधर को चला गया, इधर से इधर को चला गया, और इधर से इधर को जब मांग वक्र आपका जाता है तो इस कीमत P पर, इस कीमत P पर संतुलन बिंदु हमको यहाँ प्राप्त हो रहा था। मान लीजिए कीमत चेंज नहीं हो रही है एक बार के लिए, तो यहाँ पे इसी कीमत पे हमारी मांग जो है कितनी होगी, पूर्ति कितनी होगी, वो देखेंगे हम। मांग यहाँ पे देखिए, ये कीमत अगर हमने P रखी है तो एक तरह से देखिए इस कंडीशन में मांग वक्र जैसे ही शिफ्ट हुआ है वैसे ही शिफ्ट होते ही एक तरह से यहाँ पे ये आपकी मांग यहाँ पे थी, और अब यहाँ पे इस बिंदु पे आ गई ये मांग, ठीक है। यानी मांग में वृद्धि हो गई, क्या हो गया, मांग में वृद्धि हो गई एक तरह से। और मांग में जब वृद्धि होगी तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि कीमतों में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होते ही कीमतों में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मांग में वृद्धि होगी तो बहुत सारे जो उपभोक्ता हैं वो क्या कहेंगे कि मुझे भी कोई चीज़ चाहिए, बाजार में नई चीज़ आई मुझे भी चाहिए, हमारे किसी दूसरे बच्चे को भी चाहिए, प्रियांशु को भी चाहिए, दीपिका को भी चाहिए, मोनिका को भी चाहिए, गजेंद्र को भी चाहिए, सबको चाहिए। मांग बढ़ गई। अब सब कुछ मांग बढ़ेगी तो बहुत सारे ऐसे होंगे कि उसको ज्यादा कीमत पर खरीदने को तैयार होंगे, और ज्यादा कीमत पर खरीदने को तैयार होंगे तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारी कीमत P से बढ़ के ऊपर हो जाएगी, और संतुलन बिंदु कहाँ पे प्राप्त होगा, जहाँ पे मांग और पूर्ति वक्र जो है वो एक दूसरे को काटते हैं। और नया मांग वक्र आपका D1 है, और हमने कहा था कि पूर्ति वक्र का जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो अभी इफेक्टिव नहीं है इसमें, तो वो फर्मों के संदर्भ में होंगे, क्योंकि हम उपभोक्ता के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो नया संतुलन प्राप्त होगा, और नया संतुलन प्राप्त होगा तो ये आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि नई कीमत प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे आपका बिंदु P1 पर, यानी कीमतें पहले की बजाय बढ़ गई, मांग वक्र राइट साइड जो है शिफ्ट होते ही कीमतें बढ़ गई, और कीमतें बढ़ते ही यहाँ पे उत्पादन की मात्रा भी इस कंडीशन में बढ़ गई। वास्तव में कई बार घटेगी, कई बार बढ़ेगी, या कई बार नहीं चेंज होगी, उसके संदर्भ में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल इस उदाहरण में जो है हमने कहा है कि उत्पादन की मात्रा भी बढ़ी है नए संतुलन बिंदु पर, और नए संतुलन बिंदु को हमने क्या कहा, E1 है। क्या है ये, E1 है। यानी ये आपका जब राइट साइड शिफ्ट हुआ है तो क्लियर है। और अगर इसी तरह से लेफ्ट साइड शिफ्ट हमारा होगा तब क्या करेंगे उसके संदर्भ में भी हम देखेंगे। इसको भी चित्र के द्वारा हम समझेंगे। ये तो मांग वक्र का जो शिफ्ट हुआ था वो राइट साइड हुआ था। अगर मांग वक्र का शिफ्ट हम लेफ्ट साइड लेते हैं तो किस तरह से होगा, मांग वक्र में बाईं तरफ किधर शिफ्ट, लेफ्ट साइड शिफ्ट या बाईं तरफ शिफ्ट, किसकी बात कर रहे हैं हम, मांग वक्र की। और बाईं तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, मांग वक्र बना के समझते हैं। ये आपका मांग वक्र हो गया। देखिए नीचे वाला जो ग्राफ एक्सिस है उसके ऊपर हम हमेशा मात्रा लेते हैं, मांग की हो, पूर्ति की हो, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की मात्रा, और इसके ऊपर लेते हैं हम प्राइसेस, कीमतें जो है, तो ये कीमत आपकी होगी।
मांग वक्र बनाएंगे, मांग वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है ऊपर से नीचे की ओर, ये मांग वक्र आपका हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा उधर बना देता हूँ, यहाँ पे ये मांग वक्र आपका हो गया D1 और इसी तरह से जो है ये आपका पूर्ति वक्र हो गया S1, ये आपका पूर्ति वक्र हो गया। अब जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र हो गए तो हमने कहा था बाजार संतुलन कहाँ पे होगा, बाजार संतुलन इस बिंदु पे होगा। इसको हमने क्या कहा, ई बिंदु, यानी यहाँ पे मांग का मान और पूर्ति का मान जो है वो इक्वल है। ई बिंदु पर संतुलन होगा, और ई बिंदु पर संतुलन होगा तो कीमत की मात्रा कितनी होगी और मांगी की मात्रा जो है वो कितनी होगी। इस पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका ये आपकी कीमत P का निर्धारण हो गया। इस कीमत पे संतुलन बिंदु पर कीमत होगी P, और इस बिंदु पर जो मांगी गई मात्रा है वो आपका ये कह सकते हैं आप यहाँ पे Q होगी। अब हमने कहा बाईं तरफ शिफ्ट हो गया आपका मांग वक्र, यानी मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो इफेक्टिव हुए हैं। कौन से, आय में वृद्धि हो गई, कमी हो गई, वो चीज़ें हैं। लेकिन पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो अभी इफेक्टिव नहीं है, इसलिए पूर्ति वक्र में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मांग वक्र में शिफ्ट हो गया और मांग वक्र हमारा जो है बाईं तरफ खिसक गया। बाईं तरफ मांग वक्र खिसकेगा तो इधर इस तरह से आ गया। ये आपका मांग वक्र बाईं ओर जो है वो आ गया। ये D1 ले लिया गया हमने, चलो कोई बात नहीं, इसको ले लेंगे हम D2। अब उसी कीमत की बात करेंगे कि मान लीजिए कीमत यही है। अब इस कीमत पे पहले संतुलन ई बिंदु पे प्राप्त हो रहा था और अब जो है कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यानी यहाँ पर मांग जो है पहले की बजाय गिर गई है, मांग पहले की बजाय गिर गई है, मांग कम हो गई है। और मांग कम हो गई यानी फर्म जो है अब डिमांड नहीं कर रही है, सॉरी उपभोक्ता फर्म की बात मैं उस संदर्भ में बात कर गया, मजदूरी के संदर्भ में। यहाँ पे लोगों में मार्केट में जो है वस्तुओं की मांग कम है, और वस्तुओं की मांग कम है तो फर्म क्या करेगी, उनकी पूर्ति जब ज़्यादा हो रही है तो वो अपनी रेट घटा देंगी ताकि मांग बढ़ जाए। रेट घटा देंगी, और रेट घटाएंगे तो इस कीमत से नीचे की कीमत पे, यानी नया जो आपका मांग वक्र बना है वो पूर्ति वक्र को जहाँ पे काट रहा है, यानी ये E1, इसके ऊपर आपका संतुलन का निर्धारण होगा। इसके ऊपर आपका संतुलन का निर्धारण होगा। इस चीज़ को दिमाग में उठाएं, यानी आपका जो है इस बिंदु के ऊपर संतुलन होगा तो इस बिंदु पर कीमत कितनी हो जाएगी बेटा, इस बिंदु पर आपकी कीमत जो है वो इस तरह से ये हो जाएगी, और इस बिंदु पर जो मांगी गई मात्रा है वो आपकी इस तरह से हो जाएगी। यानी नई कीमत बन गई आपकी P1, और नई जो उत्पादन की मात्रा है उसको स्मॉल q1 लिखें, कैपिटल Q1 लिखें, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये जो है वो इस तरह से निर्धारित हो गया है। ये दोनों चीज़ों की बात हमने कर ली, बाईं तरफ शिफ्ट और दाहिनी तरफ शिफ्ट। अब जो है वो किस तरह से ये होता है, बाईं तरफ शिफ्ट और दाहिनी तरफ शिफ्ट की बात है तो उसमें बात करेंगे कि मान लीजिए उपभोक्ताओं के वेतन में वृद्धि होगी। किस में वृद्धि होगी, उपभोक्ताओं के वेतन में वृद्धि होगी। वेतन में वृद्धि का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनकी आय में वृद्धि हो गई, और आय में वृद्धि हो गई और दूसरे फैक्टर जो है वो स्थिर रहते हैं। तो आय में वृद्धि होने पर मेरी जेब में पैसा आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी क्रय क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हम मार्केट में ज़्यादा जाएंगे, ज़्यादा खरीदारी करेंगे, और ज़्यादा खरीदारी करेंगे तो हमारी मांग जो है वो बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र जो है हमारा दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें, सामान्य वस्तुओं के मामले में। कैसी वस्तुओं के मामले में, सामान्य वस्तुओं के मामले में। निम्न स्तरीय वस्तुएं या जिनको हमने बहुत पहले पढ़ा था, गिफिन गुड्स कहते हैं या गिफिन वस्तुएं कहते हैं, या साधारण भाषा में उसको निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुएं भी कई बार शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा चिप लग रहा है इसलिए उसको गिफिन वस्तुएं कहा गया था। तो जब वेतन में वृद्धि होती है या उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वो निम्न स्तरीय वस्तुओं पे खर्चा नहीं करेगा, वो किस पे करेगा, सामान्य वस्तुएं जो है उन पे खर्चा जो है वो ज़्यादा करेगा, और सामान्य वस्तुओं पे खर्चा करेगा तो मांग वक्र जो है हमारा इधर से इधर खिसक जाएगा। और दूसरी बात है, मान लीजिए कोई वस्त्रों का मार्केट है, कपड़ों का मार्केट है, उसके अंदर उपभोक्ताओं की संख्या जो है वो बढ़ गई और दूसरी चीज़ों में कोई चेंज नहीं हुआ,
तो वहाँ पे वस्त्रों की मांग प्रति कीमत पर वृद्धि हो जाएगी, यानी उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई तो वहाँ पे भी डिमांड बढ़ेगी, तो वहाँ पे आपका वक्र जो है वो इधर खिसक जाएगा। और इन दोनों में कमी अगर होती है, जैसे मान लें आय में कमी होगी तो आपका इधर खिसक जाएगा, और उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होगी तो इधर खिसक जाएगा। ये बात होगी आपकी मांग वक्र की शिफ्ट की बाईं ओर और दाईं ओर। और हम बहुत फास्टली जो है आज पूर्ति वक्र में जो शिफ्ट हैं दोनों तरफ उनको भी क्लियर कर लेंगे। पूर्ति वक्र में शिफ्ट सप्लाई कर्व में शिफ्ट जो है उसमें ज़्यादा बिना कोई औपचारिकता किए हुए सीधे बात करते हैं हम हमारे पूर्ति वक्र की, और पूर्ति वक्र को जो है हम बनाएंगे। और पूर्ति वक्र को जब बनाएंगे तो इसी तरह से पूर्ति वक्र हमने बना दिया। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर जो है उत्पादन की मात्रा लेंगे हम, उत्पादन की मात्रा, और इस पे जो है इस वक्र पे लेंगे हम कीमतें। एक तरह से मांग वक्र बनाएंगे, पूर्ति वक्र बनाएंगे। ये आपका जो है वो मांग वक्र बन गया, और मांग वक्र को हमने क्या लिखा यहाँ पे डी से लिख दिया। और एक पूर्ति वक्र जो है वो बढ़ता हुआ होता है, पूर्ति वक्र का ढाल जो है वो धनात्मक होता है, तो ये पूर्ति वक्र हमारा जो है वो यहाँ पे पूर्ति वक्र बन गया। इसको हमने कहा SS। देखिए बिल्कुल उसी तरह की बात है। इसका जो कीमत का निर्धारण है, संतुलन है, बाजार संतुलन इस बिंदु पे होगा। बाजार संतुलन वहाँ पे होता है जहाँ पे मांग का मान पूर्ति के मान के बराबर होता है। तो संतुलन बिंदु और ये आपका हो गया। इस संतुलन बिंदु को हमने लिखा किससे, E से लिखा है। और यहाँ पे कीमत का निर्धारण हुआ इस बिंदु पे, ये कीमत का निर्धारण हो गया। ये कीमत का निर्धारण P बिंदु पे हुआ है, और यहाँ पे जो उत्पादन की मात्रा है उसको हमने क्या लिखा, Q पे लिखा। ये आपका हो गया। अब हमने यहाँ पे पूर्ति वक्र में शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पूर्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि फर्म के जो कारक हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, और यहाँ पे पूर्ति के मान में चेंज होगा। मांग का मान या मांग वक्र जो है बिल्कुल स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। और मान लीजिए सबसे पहले शिफ्ट की बात करेंगे हम राइट साइड या दाहिनी तरफ, यानी ये आपका जो है इधर की ओर शिफ्ट होगा, और नया पूर्ति वक्र जो है वो इस तरह से बन गया। मान लीजिए दाहिनी ओर खिसक के ये आपका पूर्ति वक्र है वो यहाँ पे आ गया। इसको कहा हमने S1। ठीक है। अब मान लीजिए पूर्ति वक्र जो है इधर हो गया, यानी पूर्ति बढ़ गई एक तरह से, और कीमत में परिवर्तन एक बार के लिए नहीं होता है। तो हमारा कीमत जो है P है उसके ऊपर ये कंडीशन आएगी। इस कीमत P पर पूर्ति पहले यहाँ पे थी और अब पूर्ति जो है वो यहाँ पे हो गई। कहने का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं ना कि अधिपूर्ति की स्थिति है, पूर्ति बढ़ गई। पूर्ति बढ़ गई है, और पूर्ति जब बढ़ेगी यानी फर्म के पास बहुत सारी मात्रा में उत्पादन जो है वो है, बेचने के लिए जो माल है वो एक्सेस पड़ा है, और बहुत सारा माल जब पड़ा होगा तो उसको मार्केट में निकालने के लिए, उसको मार्केट में बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। क्योंकि कीमतों में वृद्धि करने से तो ज़्यादा बिकेगा नहीं, कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। भाई मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है और उसको बेचना ही बेचना है, इसी वर्ष में बेचना है, बहुत जल्दी बेचना है, तो हम क्या करेंगे, यार थोड़ा सस्ता कर दो, तो लोग खरीदने को तैयार होंगे। यानी इस पर जब पूर्ति उनके पास बहुत ज़्यादा है तो उसको अपनी कीमतें कम करनी पड़ेंगी। और कहाँ तक कम करेगा, जहाँ पे संतुलन होगा। और संतुलन कहाँ पे होगा, जहाँ पे मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। पूर्ति वक्र में कोई चेंज यहाँ पे मांग वक्र में कोई चेंज यहाँ पे हुआ नहीं है, पूर्ति वक्र में चेंज हुआ। तो ये नया जो है वो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्थापित होगा, इवन यहाँ पे होगा। और यहाँ पे आपकी जो कीमत है वो इस तरह से निर्धारित हो जाएगी। ये कीमत आपकी आ गई P1, और इस कीमत पे जो है आपकी उत्पादन की मात्रा जो है वो यहाँ पे
Q1 कह सकते हैं। कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, कैसे होगी? कुछ मामलों में जो है कम भी हो सकती है, कुछ मामलों में ज़्यादा हो सकती है। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि कीमत कम हुई है, कीमत कम हुई है, इतना दिमाग में, ये परमानेंट फैक्टर है। ये जो है वो इसमें चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। किन कंडीशन में चेंज होगा वो आगे हम उदाहरणों से पढ़ेंगे। यानी पूर्ति वक्र में शिफ्ट जो हुआ वो राइट साइड में जब हुआ तो आपकी कीमतें गिरी, कीमतें गिरी हैं। इस चीज को दिमाग में बैठाएं। इसी तरह से पूर्ति वक्र में जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो उसमें क्या होगा वो आप देखेंगे। पूर्ति वक्र में शिफ्ट लेफ्ट साइड, बाईं तरफ। आप चाहें तो पहले बाईं तरफ कर लें, बाद में दाईं तरफ कर लें, कोई इशू नहीं। और सीधा बिना औपचारिकता किए हुए मैं सीधे ग्राफ पे चलता हूं। ये आपका ग्राफ बन गया, ये आपका ग्राफ बन गया। यहाँ पे उत्पादन की मात्रा हुई, उत्पादन की मात्रा, यहाँ पे हुई कीमतें, क्या हुई बेटा? कीमतें। ये जो है आपका मांग वक्र बन गया। इसको क्या लिख देंगे हम? D1 या DD। किसकी दीदी? पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र में बाईं ओर शिफ्ट करेंगे तो पहले वाला जो है ना थोड़ा सा इधर बना लो ना, है ना? इधर बनाओगे, घिच पिच पर उधर जाने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो पहले वाला पूर्ति वक्र जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका पूर्ति वक्र हो गया। इसको कहा हमने S1, ये बीच में क्या होता है भाई? S1 या SS लिख दो आप, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। और जब ये SS होगा तो यहाँ पे आपका कीमत का निर्धारण हो गया और इसको हमने कहा E बिंदु, और E बिंदु पे कीमत का निर्धारण हुआ तो ये कह सकते हैं यहाँ पे कीमतें कितनी होंगी। ये आपकी कीमत का निर्धारण हुआ बिंदु P, और ये उत्पादन की मात्रा जो है वो किस पे आई? Q पे। अब हमने कहा पूर्ति वक्र में शिफ्ट बाईं ओर, पूर्ति वक्र में शिफ्ट जो है बाईं ओर, इससे इधर किसका पूर्ति वक्र? और मान लीजिए पूर्ति वक्र जो है वो आपका यहाँ पे आया, पूर्ति वक्र यहाँ पे आया। ये S1 एंड S1, और इसी कीमत पे अगर बात हम करें, इसी कीमत पे, तो इसी कीमत पे पहले पूर्ति इतनी थी और अब इतनी हो गई। कहने का मतलब पूर्ति कम हो गई, पूर्ति कम हो गई, पूर्ति में कमी आई, पूर्ति में कमी आई। और पूर्ति में जब कमी आएगी, एक तरह से ये कह सकते हैं कि मान लीजिए पूर्ति में कमी आई है, कहने का मतलब पर्याप्त स्टॉक नहीं है, पर्याप्त स्टॉक नहीं है। और पर्याप्त स्टॉक नहीं है तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो फर्म जो है वो उनकी कीमतें बढ़ाएंगी, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक है तो उनको बेचना ही बेचना है। अब उनके पास स्टॉक इतना नहीं है, थोड़ा स्टॉक है, ग्राहक ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, इसलिए ज़्यादा में बिक जाएगी, इसलिए वो अपनी कीमतें बढ़ाएंगे। यानी वही बात है एडम स्मिथ वाली की विजुअल इनविजिबल हैंड काम करते हैं, अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं और कीमतें अपने आप जो है बढ़ जाती हैं। और किस लेवल पे आएंगी? जहाँ पे आपका नया पूर्ति वक्र मांग वक्र को काटेगा। और कहाँ पे काटेगा? यहाँ पे काटेगा, यानी यहाँ पे आपकी कीमतें बढ़ गई हैं। ये नई पूर्ति का स्तर जो है इस कीमत पे हुआ, और यहाँ पे उत्पादन की मात्रा भी Q1 हो गई है। यानी कुल मिला के बात ये कहें कि यहाँ पे पूर्ति में कमी होने से क्या हुआ है? कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें इसमें हो गई क्या? वृद्धि, कीमतों में वृद्धि हो गई है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे उत्पादन की मात्रा में कमी हुई है, ज़्यादा होगा, कम होगा। यहाँ पे आपको कम दिख रहा है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनमें कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कोई चेंज नहीं हो सकता। कैसे कैसे होगा वो आगे जो है हम करवाएंगे। तो बच्चों 2 दिन 3 दिन के बाद में हमने किया था, एक साथ शिफ्ट जब करेंगे ना हम, एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है ना। अभी हमने कहा था कि मांग वक्र इधर चला गया, मांग वक्र इधर चला गया, पूर्ति वक्र इधर चला गया, पूर्ति वक्र इधर चला गया। कोई नहीं कहते दोनों ही साथ चाल पड़े, मैं भी जाऊं और मैं भी जाऊं, तो क्या होगा उसके लिए पढ़ेंगे कल। बाय।